हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 15 अक्टूबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से पहला है भारत कनाडा के मध्य राजनयिक युद्ध। आगे है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के उच्चायुक्तों को यानी हाई कमिश्नर को जो है निष्कासित किया। जो कॉमनवेल्थ देश हैं उनमें एक दूसरे के एम्बेसडर को उच्चायुक्त कहते हैं। तो देखा जाए तो राजनयिक संबंध कहा जाता है कि जहां डिप्लोमेसी एंड होती है वहां से युद्ध शुरू होता है, और ये राजनयिक संबंधों में ही युद्ध की स्थिति है। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और पूरे इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। कुछ चीज़ें जो लिखी नहीं होंगी वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें काफ़ी कुछ छुपा हुआ है जो कि आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। दूसरा मुद्दा है कि थार्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है। थार्ड का अर्थ है THAAD, उसको बोलते हैं कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस। ये मिसाइल सिस्टम है अमेरिका की। इस अमेरिका द्वारा इसकी एक बैटरी इजराइल में तैनात की गई है और इसके साथ अमेरिका के लगभग 100 सैनिक भी या 100 कार्मिक भी इसी के साथ जो है इसको ऑपरेट करने के लिए तैनात होंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है मध्य पूर्व को लेके। तो इसमें हम थार्ड के बारे में समझेंगे, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में समझेंगे और जो तैनाती की गई है वो क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें भी हम जो चीज़ें बताने वाली लिखाने वाली है वो भी बताएंगे और जो उसमें छुपी हुई चीज़ें हैं उसको भी बताएंगे जिसकी संभावनाएं आगे दिखाई दे रही है। तीसरा मुद्दा है कि अभी सितंबर माह में मुद्रास्फीति में काफ़ी तेज़ी देखी गई है और जो लगभग पिछले साल 5 साल की लो थी 4% से कम थी, उससे एकाएक बढ़ते हुए जो है 5.9 के रेशियो में पड़ गई है। हालांकि अभी भी 6 वाला 2 से 6 वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर में है। उसके पीछे जो मुख्य वजह खाद्य मुद्रास्फीति और उसमें भी टॉप जो फसलें हैं, टॉप माने टमाटो, ओनियन एंड पोटैटो यानी आलू प्याज टमाटर, इसकी कीमतें जो बेतहाशा बढ़ी है उसके कारण है। तो इसको भी समझने की कोशिश हम करेंगे और इस पर फिर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे। देखिए, ये है निज्जर जिसकी जून 2023 में कुछ कह सकते हैं कि कुछ अज्ञात लोगों ने कनाडा में हत्या कर दी। ये भारतीय मूल का कनाडाई नागरिक है और इस पे खालिस्तानी समर्थक ये है। और इसकी मृत्यु के बाद सितंबर में ये मामला तब उछला, हालांकि मामला थोड़ा बहुत चल ही रहा था, सितंबर में तब उछला जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उन्होंने अपने संसद में एक वक्तव्य दिया कि इसकी हत्या जो है भारतीय अथॉरिटियों द्वारा की गई है। और उसके बाद हमारा संबंध जो है कनाडा के साथ काफ़ी डिरेल हुआ था। हमने बहुत सारे लोगों को वहाँ से वापस भेजा था, कनाडा ने भी हमें वापस भेजा था और वो चीज़ें चल ही रही थी। कल जो है ये मामला और ज़्यादा उलझ गया, बिगड़ गया। हुआ क्या कि बिगड़ इसलिए गया क्योंकि जो है कनाडा के ने एक रविवार को हमको एक तरह से कह सकते हो विदेशी डॉक्यूमेंट, एक तरह से डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स दिया था जिसमें हमारे हाई कमिश्नर या जो हमारे एम्बेसडर हैं कनाडा के, उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और उनके नीचे के 5-6 लोगों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यानी इसके लिए जिम्मेदार यानी जांच पड़ताल करने की बात कही और कहा कि आप उनसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ले लीजिए, हम उनसे पूछताछ करेंगे। और इसको लेकर भारत ने फिर बहुत ही कड़ा रुख अपनाया और उनके हाई कमिश्नर को बुला के लताड़ लगाई जो कि एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं, और अपने दूतावास के लोगों को वापस बुला लिया, उन 6 लोगों को, क्योंकि उनको लेकर कई सारे मामले भी चल रहे थे, उनके पुतले उतले आदि भी फूके गए थे, उनको वापस बुलाया गया। और जब ये वापस बुलाया गया और उससे बचने के लिए कनाडा ने कहा कि हमने उनको एक्सपेल कर दिया है और भारत ने भी उनके एक्टिंग दूत के सहित नीचे के डिप्टी हाई कमिश्नर और नीचे के 5-4 लोग और को जो है उनको 19 अक्टूबर रात तक भारत छोड़ने का निर्देश दे दिया है। और इस तरह से देखा जाए तो भारत कनाडा जो एक दूसरे के प्रति एम्बेसडर लेवल या हाई कमिश्नर लेवल पे करते थे, अब उच्च स्तर की जो है उनका स्तर नीचे हो गया है और संभावना है कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी। और इसके पीछे जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने जो वक्तव्य जारी किया है, जो प्रेस ब्रीफ नोटिस वक्तव्य जारी किया है, वह डिप्लोमेटिक शब्दावली में खुल के इतनी कड़ी और कठोर प्रतिक्रिया दी है जिसने
जस्टिन ट्रूडो को नंगा कर दिया है, लिटरली नंगा कर दिया है। उनके पूरे मंतव्य को, उनके पूरे व्यक्तित्व को 2018 से आज तक उन्होंने जो किया है उसको खालिस्तान समर्थन के आधार पे पूरी तरह से भारत ने उनको निचोड़ दिया है। मैं रात में सुन रहा था, रात के करीब 12 बजे के आसपास जो है वहाँ के समय के अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की विदेश मंत्री और वहाँ के इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी वहाँ की गृह मंत्री। मीडिया कर्मियों के प्रश्न नहीं दे रहे थे, आप जाके उनके इंटरव्यू देखिए, सबके चेहरे लाल पड़े हुए थे, जैसे लग रहा था कि तमाचा मारा गया है। और भारत की तरफ से तो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिए, और उसको समझ लीजिए काउंटर करने के लिए वहाँ का प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और जो है गृह मंत्री को आना पड़ा, और वो भी जवाब नहीं दे पा रहे थे, चेहरे उनके लाल थे। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, मामला क्या है, कैसे है। तो देखिए, भारत और कनाडा के बीच संबंध तो बहुत अच्छे नहीं हैं और पहले से भी नहीं रहे। अभी समझेंगे कि इनके पिताजी जो पीटर ट्रूडो थे, उनके समय से, इंदिरा गांधी के समय से ही, जब से मामला खालिस्तान का बढ़ा तब से ही गड़बड़ है। देखें तो भारत और कनाडा के बीच जो तेजी से विवाद बढ़ा, उसने 14 अक्टूबर को शाम होते होते, यानी जो कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर, ये भारत में उच्चायुक्त तो जुलाई में रिटायर हो गए थे, इसके बाद मतलब चले गए थे, इसके बाद अभी नहीं आए हैं कनाडा के भारत में, लेकिन ये कार्यवाहक उच्चायुक्त थे, यानी एक तरह से थे। इनको, इनके सहित 6 कनाडाई राजनयिकों को भारत ने निष्कासित करने का आदेश दे दिया। साथ ही कनाडा में भी भारतीय उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों को, जिन पर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात कही गई थी, उनको वापस बुलाने के लिए फैसले की भी घोषणा की गई है, क्योंकि ओटावा मतलब कनाडा की राजधानी, इसने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की अपनी जान में उन्हें रुचि के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में पहचान किया है। और उनके इन लोगों को लेकर अभी कुछ दिन पहले वीडियो यहाँ नहीं आई थी, लेकिन अब तो आ गई है। वहाँ पे इनके पुतले फूके जा रहे थे, इनके फोटो पे गोलियां चलाई जा रही थी, दूतावास के सामने प्रदर्शन किए जा रहे थे। और देखा जाए तो ये कहीं न कहीं वियना कन्वेंशन 1961 के जो अनुच्छेद 29 है, उसके प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन कनाडा कर रहा था, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई रोकने के लिए कनाडा सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, जबकि बल्कि उसको बढ़ावा ही दिया जा रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इस तरह के नाम पे। ठीक है, देखिए, इस तेजी से बदले घटनाक्रम की शुरुआत में विदेश मंत्रालय द्वारा निज्जर मामले में भारतीय राजनीतिकों की संलग्नता पर कनाडा के बेतुके आरोप, ये शब्द है बेतुके, इंग्लिश में एब्सर्ड है, बेतुके आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और चेतावनी दिया कि भारत इसके जवाब में आगे कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उसने कुछ कार्रवाई की है और कुछ कार्रवाई और कर सकता है। अगर हम देखें कि जो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है, वो इतना इतना कड़ी प्रतिक्रिया है कि संभवतः डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हमने तो इस तरह के प्रयोग करना जो है, यानी हमारा चीन एडवर्सरी है लेकिन हम उसके साथ नहीं करते हैं, पाकिस्तान के साथ भी करते हैं लेकिन उतनी कड़वी डायरेक्ट जो है नाम लेके जो है वहाँ की सरकार का हम नहीं करते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे देखी गई है, क्योंकि कनाडा ने कार्य ही ऐसा किया है कि हमारे हाई कमिश्नर का नाम लिया, जो उनकी एक RCMP बोला जा रहा है, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, उसके जो चीफ का स्टेटमेंट दिलाया गया था, उसने भी कहा था आई बिलीव, मेरा विश्वास है कि कोई बिश्नोई गैंग से इनका संबंध है। और यही RCMP के बारे में आपको बता दूं, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, कनिष्का विमान दुर्घटना 1985 जब हुआ था तो उसकी जांच में कहा था ये कोई बम दुर्घटना थोड़ी न है, ये तो आतंकवादी कृत्य नहीं है, ये तो विमान दुर्घटना है। और आज वही RCMP कह रहा है कि हमें विश्वास है, तो तथ्य नहीं है, हमें विश्वास है कि ये उसमें शामिल है। एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जरा भारत की प्रतिक्रिया देख लीजिए कि भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए, भारत ने विदेश मंत्रालय द्वारा अपने आधिकारिक बयान में, ऑफिशियल बयान में, कनाडा से मिले राजनयिक संदेश, एक राजनयिक संदेश मिला था रविवार को। इसमें कहा गया था कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में एक जांच से संबंधित मामले में रुचि के व्यक्ति हैं, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि उस जांच के मामले में इन पे संदेह है या इनकी बात आ रही, नाम आ रही, इनसे जांच पहचान की जा सकती है। अब चूंकि वियना कन्वेंशन के तहत इनको डिप्लोमेटिक या राजनयिक सुरक्षा या इम्यूनिटी मिली हुई है, तो इनसे जो है सरकार ने कहा, वहाँ की सरकार ने, होस्ट कंट्री ने कहा था गेस्ट कंट्री से यानी भारत से कि इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वापस ले लीजिए ताकि हम पूछताछ कर सकें।
तो इसके जवाब में भारत ने कहा ये बेतुका है और इस आरोपों को, यानी जो आरोप लगाया गया था उसको बेतुका कहा। इनके एक्टिंग हाई कमिश्नर को कल शाम को बुला के ये समझा दिया गया यही बात कि बेतुका है, और इस आरोप को वो दृढ़ता से खारिज करता है। और इस पूरा कवायद मेन चीज़ है कि ये जो कुछ किया जा रहा है इस स्टेटमेंट में कहा गया है, चूँकि बहुत लंबा है उसकी मूल चीज़ों को हम बता रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जो ट्रूडो सरकार है ये उसके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा माना है और ये वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है। सोचिए, डिप्लोमेटिक जो है लहजे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया और कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि भारत सरकार ने भारत में कनाडाई उच्चायोगों की गतिविधियों का संज्ञान लिया है, यानी जो हमारे यहाँ पे हाई कमीशन है कनाडा का। देखिए, जो भी वो वाले कंट्री हैं उसको कॉमनवेल्थ वाले, यानी जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश के हिस्सा रहे हैं, उनके जो दूत होते हैं, उनके जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत, उनको हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त के नाम से कहा जाता है। बाकी सब जगह जो है वो पद वो इसका कुल मिला के एम्बेसडर का ही है, लेकिन उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो ये जो यहाँ की हाई कमिश्नर है कनाडा की, इसको कहा कि वो अपने सरकार के राजनीतिक गतिविधियों के लिए संलग्न है, यानी जो उनकी वर्तमान शासन है, देश के लिए नहीं, जो उनकी वर्तमान शासन है उसके राजनीतिक गतिविधियों का ये क्या कर रही है, क्रियान्वयन कर रही है। यहाँ के जो डिप्लोमेसी, यहाँ का जो डिप्लोमेट हैं या जो यहाँ का दूतावास है, और यह क्या कर रहा है, भारत के खिलाफ उग्रवाद फैलाने, हिंसा, अलगाववाद को ट्रूडो सरकार के समर्थन के जवाब में भारत आगे कदम उठाने का अधिकार देता है। और साथ ही में प्रधानमंत्री ट्रूडो की प्रति, यानी जो प्रधानमंत्री ट्रूडो का नाम लेकर कहा गया है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत के प्रति शत्रुता के उदाहरणों का भी कड़ाई से एवं खुलकर हवाला दिया। यानी एक तरह से इनको नंगा किया, इनको बताया कि किस तरह से ये अपने राजनीतिक फायदों के लिए उग्रवाद, हिंसावाद और अलगाववाद को दे रहे हैं। बताया गया कि कैसे ये 2018 में भारत आए थे और ये गुरुद्वारा और इस तरह से जाके अपने वोट बैंक के लिए आए थे। उसके बाद ये भी बताया गया कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो है समर्थक, उसका नाम नहीं लिया गया है, हालांकि वो हरमीत सिंह की बात कर रहे हैं, उसका वो इनके सरकार में मंत्री था। कुछ दिन पहले उसने इस्तीफा दिया था, सरकार से हट गया था। तो यही ट्रूडो कह रहे थे कि हम भारत के जो है इंटीग्रिटी की और संप्रभुता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता को हम चाहते, हम उसको मानते हैं, और हमें लग रहा है कि वो अब फिर से सहयोग करने के लिए तैयार हुआ होगा कि यह चुनाव लड़ने की बात आ रही है। वो ट्रूडो इस तरह की बात करने लगा है और इसको कहा है कि 2020 में यही जस्टिन ट्रूडो थे, हमारे यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके प्रति ये संभावना, इसको प्रति ये समर्थक और चिंता का विषय बताए थे। और कहीं न कहीं ये अपने राजनीतिक, वही कह रहे कि ये भारत के प्रति इनकी शत्रुतापूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसको खुल के विदेश मंत्रालय ने अपने औपचारिक जो प्रतिक्रिया है उसमें दिया। इतनी कड़ी प्रतिक्रिया मैंने तो नहीं पढ़ी है, हालांकि इसके पहले 2023 में दी गई थी, अपसर्ड और क्या क्या बातें कही गई थी, लेकिन इस तरह से खुलेआम एक देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उसने सारी हदें वहाँ के प्रधानमंत्री ने पार कर दी है और भारत को उसका जवाब देना था और जवाब दिख रहा था। मेरी बात नहीं, एक बार जाके उन लोगों का इंटरव्यू देखिएगा, सभी के चेहरे लाल हुए हैं रात में, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ये जरूरी जवाब था, भारत ने दिया है। और भारत क्या कर सकता है, यानी पहले देखा जाए कि भारत ऐसा जवाब क्यों दे रहा है। हमें यह भी तो कि अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशन में युद्ध की स्थिति हो गई है तो क्यों दे रहा है। तो देखिए, कनाडा जो स्थित भारतीय राजनयिक है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि जिनेवा वियना कन्वेंशन के तहत जो है उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। क्योंकि वियना कन्वेंशन कहता है, अभी आगे देखेंगे, वो कहता है कि उसमें कि जो राजनयिक होते हैं उन्हें उनके पर्सन्स की, यानी उनके व्यक्तित्व की आपको रक्षा करनी है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और उनके जो व्यक्तित्व है, उनकी सत्यनिष्ठा है, उनकी हिफाजत है, उसकी रक्षा उस देश की, होस्ट देश की सरकार करेगी। खालिस्तानी कार्य कर रहे हैं, इनके द्वारा उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके फोटो पर गोलियां मारी जा रही है, दूतावास के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये होते हैं, प्रदर्शन आदि होते हैं, लेकिन इसके रोकने के लिए काम करने के बजाय कनाडा की सरकार इनको सह दे रही है, और ये कहीं न कहीं वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। कैसे, देखिए, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 का अनुच्छेद 29 कहता है कि राजनयिक एजेंट का व्यक्तित्व तो अक्षुण्ण रहेगा, इंटीग्रिटी रखिएगी, उसे किसी भी तरह की गिरफ्तारी या हिरासत में नहीं लिया जा सकता। मेजबान देश को उसके साथ उचित सम्मान से पेश आना चाहिए
और उसके व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और सम्मान पर किसी भी तरह के हमले को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए। जब उसके फोटो पर गोली मारा जा रहा है, उसका पुतला, वो तुम्हारे यहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो क्या कर रहा था कनाडा? तो कहीं ना कहीं वियना के डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का ये उल्लंघन है। और इसके बाद हद तो ये हो गई कि कह रहे हैं कि आप इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वापस ले लीजिए। भारत ने वापस बुला लिया और इन लोगों को कहा कि चलिए आप वहाँ के सरकार के जो है एजेंडे पर काम कर रहे हैं, राजनीतिक एजेंडे पर वोट बैंक की, आप यहाँ से चलते बनिए। और इस तरह से देखा जाए तो ये इसे दूतावासों को वापस बुलाना, यानी राजदूतों को वापस बुलाना और संबंधों का डाउनग्रेड करना काफ़ी बड़ा जो है कदम माना जाता है, काफ़ी कठोर कदम माना जाता है। और वो कदम जो है किया गया, क्योंकि भले कह रहा है कि कनाडा की सरकार कि हमने एक्सपेल किया है, लेकिन वास्तव में जब भारत बुला लिया था और उसको ये भी लगा कि भारत ने साथ ही साथ हमारे डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है, तो उसने भी कहा कि हमने उसको एक्सपेल या निष्कासित किया है। तो सच्चाई यह है कि भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को जब उन्होंने कहा कि ये इस तरह की, तो कहा कि भैया तुम वापस आ जाओ। जिन जिन लोगों का नाम था उनको कहा कि तुम वापस आ जाओ, और यहाँ से कहा कि इतने ही लोग कहा कि तुम लोग यहाँ से वापस जाओ। तो मजबूरी में कहा कि हमने उनको निष्कासित किया है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और भारत क्या क्या कर सकता है, तो देखिए, एक तो इसने किया कि इस घटनाक्रम से एक चीज तो ये हो गई कि हमारे उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, जो हाई कमिश्नर लेवल या राजदूत के स्तर के थे, अब वो डाउनग्रेड हो गए। न हमारे यहाँ वहाँ पे हाई कमिश्नर है, न हमारा वहाँ पे डिप्टी हाई कमिश्नर है, न उनका हाई कमिश्नर, न डिप्टी हाई कमिश्नर। यानी सोचिए कि थर्ड ग्रेड के अधिकारी द्वारा जो है अब दूतावास चलाया जाएगा। और इस तरह का एक बार हुआ था जब भारत पाकिस्तान का जो है मिशन इसी तरह से चल रहा है। वहाँ पे भी एक जो दूतावास के नीचे जो है वहाँ भी हाई कमिश्नर, चूंकि वो भी कॉमनवेल्थ गेम है, वहाँ भी स्थिति जो है नीचे हो गई है 2019 से। और क्या कर सकता है, जैसे एक चीज़ और कर सकता है कि भारत जो है अभी पिछली बार जो है 41 लोगों को यहाँ से भगाया था, वहाँ से अपने लोगों को कम कर दिया था। भारत जो है और संख्या कम कर सकता है, और ज़्यादा संख्या कम कर सकता है अपने यहाँ से, अपनी डिप्लोमेटिक 2, 4, 6 लोगों की कर सकता है। और यहाँ से भी कह सकता है रेसिप्रोकलिटी के लिए कि भाई आप भी चलो, 2-3 लोग रहो। और इस तरह से देखा जाए तो जो वीज़ा देने और सारी कार्रवाई हो रही खालिस्तानी समर्थक, उसको एक झटके में जिस चुनाव के समय वो कर रहे हैं लाभ लेने के लिए, वो खत्म कर सकता है। साथ में क्या कर सकता है, 2020 में जिस तरह से चीन के खिलाफ जब वो चीन ने गलवान घाटी में किया था, तो उसने क्या किया था, आर्थिक उपाय उपजाए थे। उसने टिकटॉक को, पूरे दुनिया में टिकटॉक को कोई बैन नहीं कर पाया, उसने एक झटके में टिकटॉक सहित कई सारे ऐप को भारत ने बैन कर दिया। और वहाँ पे कई सारे सामानों पर, उसी तरह से कनाडा के सामानों पर भी आयात पे रोक लगा सकता है, उच्च शुल्क लगा सकता है। कनाडा का जो निवेश हो रहा है, खासतौर से जो पेंशन फंड का निवेश है, इन सब पे जांच या रोक लगा सकता है। और ये भारत आगे आने वाले समय में ये सारे विकल्प उसके पास है, क्योंकि सरकार ने क्या कहा कि हमारे पास इस एक्ट के विरोध में आगे कुछ भी कार्रवाई करने का अधिकार है। साथ ही में वो यात्रा में अभी जो यहाँ से सीधे उड़ाने जाती है उसको बंद कर सकता है, जैसे चीन के साथ कोरोना के समय बंद हुआ। इसके बाद भारत ने चीन के लिए सीधे उड़ान ही चालू नहीं की। चाइना कहता है कि हमारे लिए उड़ान चालू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन भारत ने चीन के साथ सीधी उड़ाने है ही नहीं। चीन से, भारत से सीधे चीन अब कोई उड़ान अभी नहीं जा रही है। वही काम कनाडा के लिए भी भारत कर सकता है। तो ये सारी चीजें कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि जो ये भारत और कनाडा के बीच रिश्ता है, ये कड़वाहट भरा ऐतिहासिक आधार पे है, ऐसा नहीं कि आज हो गया है। अगर ऐतिहासिक भी समझेंगे, फिर थोड़ा सा हम और भी बता देंगे कि इसके पीछे की चीजें क्या है, ठीक है ना। क्योंकि कनाडा की जो स्थिति है, वो बगैर किसी के सह के उसकी हिम्मत नहीं, भले राजनीतिक कारण हो, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत के साथ इस तरह के लेवल पे आके बात कर सके। निश्चित रूप से इसमें अमेरिका का सहयोग है, अभी उसको समझने की कोशिश उसको भी करेंगे। तो देखिए क्या ऐसे कड़वाहट है। जब 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो जो है कनाडा को बहुत बुरा लगा था, और कनाडा ने कहा था कि भारत ने हमें धोखा दिया, क्योंकि उसका आरोप था कि जो उसका साइरस जो रिएक्टर था, परमाणु रिएक्टर, उसी के आधार पे हमने जो है उससे ही लाभ लेकर हमने ये किया है, और धोखा देने का आरोप लगाया था। फिर जब 98 में हमने दूसरा उपकरण किया, तो प्रतिबंधों लगाने वाले देशों में अमेरिका के साथ ये भी प्रमुख रूप से शामिल रहा है। साथ ही साथ जो है अगर देखा जाए तो खालिस्तानी चरमपंथियों का मुद्दा आज से नहीं 80 के दशक से है। ये जो जस्टिन ट्रूडो हैं, इनके पिताजी पियरे ट्रूडो, उनके समय से ही भारत और खालिस्तानी मुद्दा भारत और कनाडा के बीच संबंधों के कटुता का विषय रहा है। देखिए
खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो के प्रशासन की निष्क्रियता ने भारत कनाडाई संबंधों को काफी नुकसान पहुंचाया था। इंदिरा गांधी ने भी इस बात को उठाया था, इंदिरा गांधी से और ये सारी चीजें चली थी। 80 के दशक में उग्रवाद पर भारत की कार्रवाई की गई तो यहां से खालिस्तानी भाग के वो कनाडा में जाके शरण ली। और जब खालिस्तानी बब्बर खालसा समूह के सदस्यों को जब भारत ने कहा तो वो जैसे एक सदस्य था तलविंदर सिंह परमार, 1981 में पंजाब में 2 पुलिस वालों की हत्या करके ये भाग गया। भारत ने उसे कहा कि इसको प्रत्यर्पण करो, वो अनसुना कर दिया खालिस्तान ने। इसके बाद कहा कि ठीक है इसको कार्रवाई करो, यहाँ तक कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने कहा कि ये कुछ आगे की कार्रवाई करेगा, लेकिन ये नहीं किया। इसकी परिणति क्या हुई? इसकी परिणति होती है कनिष्का विमान कांड में। कनिष्का विमान कांड, कनिष्का इंडियन एयर इंडिया का जो है एक विमान था, इंडियन एयर इंडिया का फ्लाइट 182 कनिष्क नाम था। इसमें विस्फोट होता है 23 जून 1985 को और इसमें 300 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है, जिसमें से 280 से ज़्यादा लोग, एग्जैक्ट देखा जाए तो 329 लोग जाते हैं, जिसमें 280 से ज़्यादा लोग जो है भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। और भारत ने ये इस तरह की चीज़ें भी दी थी। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने भी कहा था कि हाँ हमने देखा है कि वो जंगल में जाके विस्फोट किया था, ये 1 और 2। और इसके बाद भी आज तक कनाडाई पुलिस इस मामले को जांच कर रही है। 85, 2024, 39 साल से वो जांच कर रही है। और यही RCMP रॉयल कनाडियन माउंटेन पुलिस जो कह रही है कि आई बिलीव बिश्नोई गैंग का भारत के से संबंध है, वो उसको कह रही थी कि वो क्या है उस तरह का दुर्घटना है। हालांकि बाद में कनाडा ने एक आयोग गठित किया था जिसने जस्टिस के अध्यक्षता में, जिसने कनाडा सरकार को दोषी माना था और कनाडा सरकार ने 2010 में इसके लिए माफ़ी मांगा था। लेकिन वो दोनों दोषी, किसी को कुछ साल सजा हुई फिर बाहर गया। एक जो परमार की बात है उसको तो सजा भी नहीं हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से किसी तरह भारत आया, फिर वो पकड़ा गया और अंततः गोली से मार गिराया गया भारत में। तो ये कहानी है उनकी, पहले से चली आ रही है। और जब यही पिछले साल जो है 2 अक्टूबर 2023 में इस जो है जून 2024 में जो है इसकी बरसी मनाई जा रही थी, तो भारत ये निज्जर की बरसी मना रहे थे 18 जून 2023 को 24 को। तो भारत ने भी 25 जून 2024 को 39 साल पूरे होने पर कनिष्का का वो मनाया था। तो वहाँ के जो खालिस्तानी समर्थक है इसी परमार की फोटो पूरे कनाडा में चला रहे थे। यानी जो व्यक्ति 329 लोगों की जान का वो है, और देखा जाए तो 9/11 के 11 सितंबर के घटना के पहले संभवतः एविएशन इंडस्ट्री के सबसे बड़ा आतंकवादी घटना है, उसके लिए जो है ये उसके सम्मान में कर रहे थे। तो ये है कनाडा और उसके देशों का जो है भारत देशों का इतिहास। जहाँ तक इस संबंधों की हम बात करें, भारत कनाडा आर्थिक संबंधों की बात, पहले तो इसको हम देखेंगे। देखिए जो कनाडा है ना वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ चलता है, वो फाई फाई और इस तरह की बात करता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह अमेरिका की है। और अमेरिका के कुछ जो लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले याद होगा भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, उसके एक दिन पहले खालिस्तानियों की इसकी मीटिंग होती है प्रेसिडेंट ऑफिस में। प्रेसिडेंट से नहीं होती है, लेकिन प्रेसिडेंट आवास में बुला के खालिस्तानियों से मीटिंग की जाती है। उसके कुछ दिन पहले जो है पन्नू जो है एक सिविल कोर्ट करता है और हमारे NSA के लिए नोटिस जारी करता है। ये सारी चीज़ें आर्म ट्विस्टिंग होती है, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ कुछ डील करना चाहता है और वो चाहता है कि कम शर्तों पे बात हो जाए और भारत रूस की तरफ न जाए। लेकिन भारत ने भी उस समय जवाब दिया था जब पन्नू वाला और अमेरिका गए थे कि सीधे जो है हमारे उसी NSA को भेज दिया फ्रांस में कि जाओ राफेल के जो इंजन से लेके पनडुब्बी से लेके बहुत कुछ समझौते कराओ। और अभी फिर ब्रिक्स में भारत को तो अक्टूबर में जाना ही जाना है कजान, तो वो चीज़ें तो दिखाई देंगी। लेकिन ये जो समस्या है कि हम और क्या हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो देखिए नुकसान भारत का कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन अब उनके जो भारतीय लोग हैं उसमें देखिए भारतीय लोग काफ़ी संख्या में हैं, लगभग
10 लाख के आसपास हैं, उसमें से ज़्यादातर सिख हैं लेकिन कुछ नॉन सिख भी रहते हैं। और सिखों में भी सब खालिस्तान के समर्थक नहीं है। कई सारे रिपोर्ट बताए हैं कि 1 से 2% लोग जो है खालिस्तान समर्थक है, और उसमें भी ज़्यादातर चूंकि पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस वहाँ पे कनाडा में है। बहुत सारे होता क्या है ना कि पाकिस्तान के जो जनरल्स होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको भ्रष्टाचार करना और वो पैसा ले जाके कनाडा में और अमेरिका में लगाना है। तो वहाँ पे ISI का बहुत बड़ा अड्डा है जो है कनाडा। चीन का बहुत बड़ा अड्डा, चीन ने तो वहाँ पे अपना जो है पुलिस स्टेशन खोला है। तो ये सारी पहलू भी इसमें शामिल है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमारा कुछ नहीं है। $8 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसमें 4 उधर से होता है, 4 इधर से होता है। और जितना व्यापार होता है उससे ज़्यादा तो हमारे छात्र जाके, खास पंजाबी छात्र ही, और तो छोड़िए सिर्फ पंजाबी छात्र ही $8 अरब जाके वहाँ पे खर्चा कर देते हैं। तो ऐसे में कोई नुकसान भारत का नहीं होना है। हाँ, निश्चित रूप से हमारे जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके फ्यूचर, हालांकि वो भारतीय मूल के ही हैं लेकिन हैं तो भारत के ही, उनके लिए जो है थोड़ा सा सुरक्षा को लेकर खतरा समझ में आ रहा है। लेकिन खैर अब जो है वो है, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी उस तरह से इसको देखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड, अमेरिका द्वारा जो है इजराइल में थर्ड प्रणाली को जो है लॉन्च किया गया है, यानी जो थर्ड प्रणाली लगाया गया कि तैनात की गई है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम अगर देखें, थर्ड को बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस। यह एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जो कि टर्मिनल लेवल क्या होता है कि जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है या कोई मिसाइल आ रही है तो हमला जब करता है, जब टकराता है इम्पैक्ट, उसके पहले की अवस्था, उस अवस्था में ये उस मिसाइल को रोकता है। और ये लॉन्ग दूरी, यानी ये देखा जाए तो 900 किलोमीटर से लेके, इसका जो रडार है 900 किलोमीटर से लेके जो है 3000-4000 किलोमीटर तक के रेंज की जो है मिसाइलों को पकड़ सकता है, उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। और इनका जो मिसाइल सिस्टम है वह 150 से 300 किलोमीटर के अंदर वायुमंडल में और वायुमंडल के बाहर, यानी इसके पास ऐसा इंटरसेप्टर है जो वायुमंडल में भी काम करता है और वायुमंडल के बाहर भी जाके आने वाली इनकमिंग मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। ये अगर देखा जाए तो अमेरिका की सबसे सोफिस्टिकेटेड एंटी मिसाइल सिस्टम है। और इसके प्रोडक्शन शुरू होने के बाद जितनी बार भी टेस्ट हुआ है, जितनी बार भी इसकी टेस्टिंग हुई है प्रोडक्शन वाली चीज़ की, उसमें कभी भी ये फेल नहीं हुआ है। यानी प्रोडक्शन के बाद जो भी परीक्षण हुआ है उसमें 100% एक्यूरेसी है। और ये एक बैटरी के रूप में होती है। बैटरी में 6 ट्रक होते हैं, 6 ट्रकों पर जैसे इस तरह की है, जिसमें 8 इंटरसेप्टर होते हैं, यानी एक बैटरी में एक साथ 48 मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। और फिर वो उसको रिलोड करने में आधे घंटे का समय लगता है। 100 लोग इसको, एक बैटरी यानी 6 ट्रक पूरा रडार सिस्टम को काम जो है ऑपरेट करते हैं। अमेरिका द्वारा कहीं भी लगाया जाता है, जैसे इजराइल में भी लगाया जाता है तो उसके अपने ही लोग लगाते हैं। और इस तरह के 7 बैटरियां अमेरिका के पास है। और जिस समय इसको लगाया जा रहा है इजराइल में, एक तो 1 अक्टूबर को 180 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने हमला किया था, तो उसके बाद परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण है और इजराइल हमला करने के लिए कहा ही है। और संभवतः यह है कि वो उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला करेगा। उधर से अमेरिका को लगता है कि इजराइल पर कहीं ना कहीं ईरान जो है आखिरी हमला जवाबी कर सकता है, जिसमें उसे शक है, मैं कह रहा हूँ शक है कि हो सकता है ईरान के पास कहीं से डर्टी बम या स्मॉल न्यूक्लियर बम कहीं से आ गया हो और उसे भी गिरा सकता है। इसलिए आनन फानन में ये फैसला लिया गया है थर्ड को करने को, क्योंकि इजराइल के पास खुद भी बहुत सारा मिसाइल सिस्टम है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। किसी के भी सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा आप अगर उसे कर देंगे, यानी अगर कोई मिसाइल एक साथ, जैसे इसी में है, एक साथ 48 मिसाइल करती है, अब फिर इसके बाद आधे घंटे बाद जो है वो रिलोड होगी। अब अगर एक साथ 500 कर दोगे तो ये नहीं रोक पाएगी, ठीक है। लेकिन उसके पास और भी इजराइल के पास मिसाइल सिस्टम है। तो ये आइए जरा सा हम इसको गंभीरता से देखें, चर्चा में देखें। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस या एरिया डिफेंस को इजराइल भेज रहा है। साथ ही इसे संचालित करने के लिए 100 अमेरिकी सैनिक भी भेजेगा। यानी परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब इजराइल अपने 100 सैनिकों, अमेरिका अपने 100 सैनिकों को भी इजराइल में युद्ध भूमि में भेज रहा है। और ये एक तरह से इसकी गंभीरता को भी बताता है। गंभीरता को और भी इसलिए बताता है क्योंकि
पिछले 2-2.5 सालों से यूक्रेन को अमेरिका इतना मदद कर रहा है, अमेरिका थार्ड की मांग करता रह गया, लेकिन अमेरिका ने वहां पे थार्ड नहीं लगाया, लेकिन इजराइल को लगाया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले 13 अक्टूबर को ही जो है इजराइल के हाइफा पोर्ट के पास ही एक ट्रेनिंग कैंप पे एक ड्रोन से जो है हमला होता है, एक ड्रोन इंटरसेप्ट होने से बच जाता है और उसमें 4 इजरायली सैनिकों और करीब 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो उस परिस्थिति के बाद तुरंत फैसला किया गया है और जब जो बिडेन से पूछा गया कि आपने थार्ड वहां क्यों भेजा, तो उन्होंने कहा कि इजराइल के डिफेंस के लिए, आयरन क्लाड वाली जो हमारी है कि एकदम लौह कवचित जो हमारी प्रतिज्ञा है इजराइल के डिफेंस के लिए, उसके लिए किया गया है। और इसलिए जो वहां के रक्षा मंत्री हैं लॉर्ड ऑस्टिन, वो जनरल भी है, उनके द्वारा ये किया गया है। और ये फैसला 1 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ था 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से, उसके उपलक्ष्य में ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। थार्ड के बारे में अगर हम समझें कि क्या है, तो देखिए थार्ड है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये रक्षा प्रणाली अमेरिका सेना के सबसे शक्तिशाली एंटी मिसाइल हथियार है। ये 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, यानी सीमा से 150 से 200 दूरी पर ही ये जो है रोक सकती है। आप इसी तरह की आप देखिए जो रूस की 300 S-300 है, S-400 है, वो इसी तरह की है, बस उसकी 300 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, और रूस जो अपने यहाँ S-500 करता है वो 500 किलोमीटर पहले रोक सकती है। ये जो सिस्टम है ये बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए है, लंबी दूरी की है, लेकिन लंबी दूरी में भी छोटी रेंज आती है 1000 किलोमीटर तक, मध्यम रेंज आती है 1000 से 3000 किलोमीटर तक, इंटरमीडिएट रेंज बोलते हैं इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, ये 3000 से 5000 किलोमीटर तक है। यानी ये कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए नहीं है, ICBM के लिए नहीं है जो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है, लेकिन ये इतनी बड़ी मिसाइलों को ले आकर सक्षम है। और इसमें से जो मीडियम रेंज और इंटरमीडिएट रेंज है, खासतौर से जो इंटरमीडिएट रेंज है, ये हैवी लोड ले जा सकती है, यानी बड़े न्यूक्लियर वारहेड को ले जा सकती है। हालांकि ईरान के पास अभी बड़े न्यूक्लियर वारहेड तो नहीं है, लेकिन संभावना है कि उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, या जिसे डर्टी बम के रूप में या लो इनरिच यूरेनियम के बम हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा यह तैनाती भी महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और यह बैलिस्टिक मिसाइल का जो खतरा है इसको बेअसर करती है। और थार्ड प्रणाली जो है, जब से इसका मॉडल का उत्पादन हो रहा है उसके बाद से, यानी टेस्टिंग वेस्टिंग तैयारी के दौरान जब भी है प्रक्षेपण, उसके बाद जब ये लगा कि अब उत्पादन प्रक्रिया में आ गई है, उसके बाद ये 100% एक्यूरेसी से जो है इंटरसेप्ट करती है। इसके बारे में अगर हम देखें कि ये कैसे घटक, पहले इसके घटक देख लेते हैं। तो इसके 4 घटक, हालांकि जितने भी आमतौर पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं उसमें 4 ही घटक होते हैं। इंटरसेप्टर, ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो आने वाली इनकम्बेंट मिसाइल से टकराती है। ये वायुमंडल के अंदर और वायुमंडल के बाहर दोनों में जाके ये टकरा सकती है जैसी जिसकी जरूरत रहती है। इसका इसका इंटरसेप्टर है वो थोड़ा खास इसलिए है कि यह जैसे और इंटरसेप्टर जो है वो वारहेड ले जाते हैं, यानी बम आदि ले जाते हैं जो उस आने वाली मिसाइल के पास जाके फट जाते हैं और फिर उस विस्फोट से वो मिसाइल नष्ट होती है। ये क्या होती है कि ये काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग करती है, सीधे जाके उस मिसाइल से तेज गति से, ये हाइपरसोनिक मिसाइलें इसमें सारी होती हैं, तेज गति से टकरा जाती है और इस तरह से टकराहट से ही वो मिसाइल को नष्ट, यानी हाई प्रेसिशन एक्यूरेसी से ये चीजें काम करती है। इसमें एक लॉन्च वाहन होता है, मोबाइल ट्रक होता है, जिसमें 8 इंटरसेप्टर होते हैं। इसी तरह के एक बैटरी में 6 मोबाइल लॉन्चर होते हैं। रडार, जो इसके सबसे खास बात है, जो इसे बिल्कुल अनूठा बनाती है, वो इसकी रडार सिस्टम है। ये 870 से लेकर 3000 किलोमीटर की दूरी तक के लिए जो है सटीक पता कर लेती है। और ये दोनों चल रहे आने वाली, यानी जिस देश में यहाँ से और जहाँ से निकली है वहाँ से, यानी जो ओवरऑल अमेरिका का पूरा रडार सिस्टम है उससे ये लैस होती है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन है। तो जो इसकी खास है, इसके खास में तो कई सारी है, लेकिन रडार जो सिस्टम इसका लगा है वो इसका सबसे बेहतरीन पहलू है। फिर फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, वो सब में होता है। तो ये 4 इसके पहलू होते हैं। इसमें एक बैटरी और वो सारी चीज़ें तो बता ही चुके हैं। इसमें अगर इसके प्रत्येक बैटरी की कीमत, यानी जो 6 ट्रक के साथ और पूरा रडार आदि का सिस्टम होता है, इसका खर्चा जानते हैं $2.5 अरब, यानी 20,000 करोड़, यानी अब तो 22-23 हज़ार करोड़ रुपए जो है इसका एक बैटरी का खर्चा आता है। हालांकि मिसाइल उसमें कई सारी रहती हैं। अमेरिका के पास इस तरह के 7 बैटरियां हैं जो अनेक जगहों पे लगाया है, जिसमें से एक इजराइल को दे रहा है। और
एक जो है उसने दक्षिण कोरिया में लगा रहा है, जब से नॉर्थ कोरिया के पास उसने मिसाइल परीक्षण किया है, और एक गुआम आदि में अपने पैसिफिक में। तो इस तरह से अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वो लगाया है। और इजराइल में पहले 2017 में आया था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान। अभी जो है ये यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है उस स्थितियों को देखने में। ठीक है, इसमें कैसे काम करता है, तो आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ान चरण में, यानी टर्मिनल चरण, जब वो इंपैक्ट करने वाले होते हैं तभी ये टकराता है। ये एटमॉस्फेयर के पहले और बाद में दोनों तरह से ये काम कर सकता है। ये एक जैसे विशेषता है कि ये वारहेड नहीं ले जाता है, बताया ही कि सीधे जाके टकरा जाता है। और यह गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके ये सारा काम करता है। इजराइल को थार्ड भेजना क्यों महत्वपूर्ण है? जिस समय एक तो थर्ड की अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। 7 ही बैटरी है उसके पास, यानी वो 7 जगहों पे तैनात कर सकता है। वो 13 अक्टूबर को फैसला लेता है। क्यों? क्योंकि एक पहले लगता था कि सारी चीज़ें, वो एक जो ड्रोन आके वहाँ पे गिरता है उसके बाद ही देखा जाता है, तो आनन फानन में फैसला लेता है। और अमेरिका को भले वो कह रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला न करो, लेकिन उसको लगता है कि इजराइल बदला जरूर लेगा, अमेरिका पे हमला ईरान पे हमला करेगा। और ईरान ने भी अमेरिका को चेताया है। तो इस तरह से वो तैयारी कर रखा है कि इजराइल को किसी भी तरह के होने वाले हमले, अब ये किसी भी तरह के होने वाले, हालांकि इजराइल के पास अपनी खुद की डिफेंस सिस्टम है, अभी हम उसको नीचे देखेंगे। उसके पास एरो है, उसके पास डेविड स्लिंग है, उसके पास आयरन ड्रोन है, उसके पास आयरन बीम है। पैट्रियट थी अमेरिका की, वो तो हट गया, लेकिन अब थर्ड को लाया गया है, यानी कि दूर की बैलिस्टिक मिसाइल को, और उसमें भी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अगर जरा सा भी 0.1% भी न्यूक्लियर मटेरियल का होगा तो वो पहले ही वहां पे उसका रेडार उसको सीक कर लेगा और इसको इंटरसेप्ट कर सकती है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि किस स्थिति में इसको लाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये देखा जाए तो पिछले 2-2.5 सालों से यूक्रेन उसको कह रहा है कि हमारे यहाँ लगा दो, हमारे यहाँ लगा दो, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं हुआ है और इजराइल के साथ लगाने के लिए तैयार है। यानी इसका मतलब है कि इजराइल अमेरिका पे, ईरान पे हमला करेगा, ईरान भी रेटिलिएट करेगा, और अमेरिका को डर है कि इस बार कुछ ऐसे अस्त्रों का प्रयोग कर सकता है जो इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो अपने 100 सैनिकों के रिस्क के बावजूद भी थर्ड मिसाइल सिस्टम इजराइल में तैनात किया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा इजराइल का जो सिस्टम है, जैसे जो एरो सिस्टम है, ये लगभग 2400 किलोमीटर तक कवर कर सकता है। इसमें 1-2 सिस्टम है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है, यानी जो दूर वाली मिसाइलें हैं उनको रोकने के लिए है। डेविड स्लिंग है, ये अमेरिका और इजराइल द्वारा है। ये 100 से 300 किलोमीटर तक आने वाली मिसाइल, ड्रोन और इस तरह के जो रॉकेट्स हैं उनको रोकने के लिए है। आयरन डोम, जिसका आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, ये वो 10 से 50 किलोमीटर तक के जो रॉकेट्स होते हैं या ड्रोन मिसाइल जो बहुत पास से छोड़े जाते हैं, एंटी शिप मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल है, या जो हैंडमेड जो रॉकेट्स हैं उनको करने के लिए है। आयरन बीम, यह आयरन डोम की ही तरह है, क्योंकि इसके तहत खर्चा ज़्यादा आता है। वो तो 5000 का मिसाइल छोड़ दिए, और इसके लिए इनको कई लाख का जो है इंटरसेप्टर भेजना पड़ता है आयरन डोम के लिए। तो आयरन बीम है, ये लेजर का प्रयोग करके इस तरह के मिसाइलों को रोकता है। तो इसके भी प्रयोग धीरे धीरे जो है शुरू हो गया है। तो ये उसके कुछ चरण हैं। आइए देखते हैं अगला जो हमारा है कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में टमाटर, प्याज और आलू प्रमुख चिंता का विषय है। इसे टॉप फसलें भी कहा जाता है। टॉप से टी से टमाटो, ओ से ओनियन, पी से पोटैटो। तो अभी हुआ क्या है कि मुद्रास्फीति का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आया है, जिसमें वो एक तरह से चिंताग्रस्त लेवल तक पहुंच गया है 5.9% से। और उसमें जो प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है वो खाद्य मुद्रास्फीति अदा कर रहा है, क्योंकि भारत के मुद्रास्फीति में खाद्य मुद्रास्फीति लगभग 50% यानी 45 कुछ % का योगदान होता है। और उसमें बहुत कम मात्रा 5% के आसपास 4.8% के रूप में ये टमाटर, प्याज और आलू हो रहा है। लेकिन इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि यह काफ़ी रूप से जो है खाद्य मुद्रास्फीति और उसके कारण कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इस तरह से देखा जाए तो आरबीआई को फिर आगे अपनी मौद्रिक नीति में अपने रेपो रेट और इस तरह को कम करने पर रोक लगा देगा। तो आइए जरा समझते हैं क्या मामला है। तो देखिए, सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ के 5.49% हो गया है। इसके पीछे सब्जियों की बढ़ती कीमतें और पिछले साल के निचले आधार के कारण है। बेस कम हुआ है,
यह वृद्धि अगस्त में 3.65 के 5 साल के निचले स्तर पर हो गया था। 3.65 हो गया था, 5 साल में सबसे कम महंगाई थी, लेकिन अब उससे सीधे बढ़ के 5.49 हो गया। इसीलिए कुछ दिन पहले जब मौद्रिक नीति पढ़ा रहे थे तो जो है आरबीआई ने जो कॉन्शियस अप्रोच अब रखा था, उसको लग रहा था कि ये चीज़ें महंगाई दर को, सीपीआई को बढ़ा देगी। और देखिए जो खाद्य मुद्रास्फीति है, ये समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बास्केट का लगभग आधा हिस्सा है और सितंबर में पिछले महीने से 5.66% से बढ़कर यह 9.44% हो गई है। यानी कि सीपीआई में जो खाद्य मुद्रास्फीति है ये 9% के आसपास हो गई है, जिसके कारण ओवरऑल जो है मुद्रास्फीति बढ़ गई है। इसीलिए एक बात कही जाती है, एक जो चिंता की विषय है कि खाद्य मुद्रास्फीति को कुछ लोग कहते हैं कि खाद्यान्न जो है वो बहुत वोलेटाइल नेचर का है। हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो 45-46% से ज़्यादा उसका योगदान है, जबकि वो अधिकतर महंगाई बढ़ाने में उसकी भूमिका होती है। और जब महंगाई बढ़ जाता है तो आरबीआई क्या करता है, वो ब्याज दरों को बढ़ा देता है, रेपो रेट बढ़ाता है, जिससे ब्याज दर बढ़ जाता है। अब यार सोचने वाली बात है कि उससे रुपया जो है मार्केट से खत्म हो जाता है। उसका यही है कि लोगों के पास कम पैसा हो, लेकिन खाद्य चीज़ें ऐसी हैं जिसको लोग खरीदेंगे, और कौन बैंक से लोन और ईएमआई लेकर खाद्यान्न खरीदता है, तो उसका प्रभाव जो है वो अन्य विकासात्मक कार्यों पर पड़ता है, जिसमें उस समय वो एक्चुअल में महंगाई नहीं रहती है। इसलिए कुछ लोग तो ये कहते हैं कि खाद्य वाली जो मुद्रास्फीति के जगह कोर वाला जो है खाद्य और पेट्रोलियम के जगह कोर मुद्रास्फीति को जो है आधार बनाया जाए, न कि ओवरऑल को। खैर वो जो चीज़ें हैं उसमें आइए देखिए, चिंता का विषय यह है कि खाद्य वस्तुओं का योगदान 45.9% है और इसमें जो है टमाटर, प्याज, आलू या टॉप की जो कीमतें हैं वो हाल हुई उछाल से इसमें बढ़ गया है। ये तीन सब्जियां हालांकि खाद्य और पेय पदार्थ समूह का केवल 4.8% है या सीपीआई का 2.2% है, लेकिन इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण खुदरा मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और देखिए खाद्य मुद्रास्फीति 9.6% के, उसके कारण जो है हमारा जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.65% बढ़ गया है। अब एक प्रश्न है कि ये इनका उत्पादन, ये दाम इतना बढ़ा है तो पहले देखें इनकी उत्पादन की क्या स्थिति है। इसके प्रभावित करने वाले कारक कि ये क्यों इतना बढ़े हुए हैं। तो देखिए इनकी कीमतों में योगदान करने वाले हैं, पहले तो ये मौसमी फसल चक्र होता है, इसके कारण, और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इन सब के कारण ये भंडारण की चुनौती होती है, जिसकी वजह से ये कीमतें इनकी बहुत तेज़ी से भागते हैं। आरबीआई ने मुद्रास्फीति के लिए जो कमेटी बनाई थी, उसने ये अध्ययन दल, उसने ये पाया था कि इन फसलों के उत्पादन, इसके का जो उपभोक्ता कीमत चुकाता है उसका 33% ही हमारे किसानों को जाता है, बाकी चला जाता है बिचौलियों को लिए, क्योंकि जो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं के कारण उनका जो सप्लाई चेन है वो दिक्कत करता है। इसके अतिरिक्त इसका जो उत्पादन होता है अक्सर क्षेत्रीय रूप से केंद्रित होता है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखलाएं मौसम की घटनाओं जैसे हीट वेव और बाढ़ के कारण व्यवधान होता है। स्थानीय स्तर पे ही इसकी खपत ज़्यादा हो जाती है और उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण अन्य जगहों पर भी दबाव पड़ जाता है। कम उत्पादन वाले मौसमों के दौरान आपूर्ति कम हो जाती है, कारण कीमतें बढ़ जाती है, जबकि ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो किसानों को सड़क पर फेंकना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो आपूर्ति श्रृंखला के साथ जो बुनियादी ढांचे की समस्या है वो इसके लिए जुड़ी हुई है। अगर हम इसके प्रदर्शन की बात करें तो तीनों फसलों के उत्पादन में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। खासतौर से प्याज के बारे में देखा जाए तो 13-14 से लेके 22-23 तक जो है इसमें 21-22 तक जो है 63% की वृद्धि हुई है और चीन को छोड़ के भारत जो है दुनिया का पहला प्याज उत्पादक देश हो गया है। टमाटर और आलू के मामले में भी भारत दुनिया का दूसरा जो है उत्पादक है और उत्पादन हो रहा है। उत्पादन की समस्या नहीं, समस्या क्या है, उत्पादन कुछ विशेष क्षेत्रों में होता है। ये फसलें जल्दी इनका नुकसान हो रहा है और इनके स्टोरेज आदि की व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए आरबीआई की जो टीम है, उसने जो अध्ययन दल है, उसने सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था कि पहले कृषि बाजार में सुधार किया जाए, किसानों को अपने फसलों को बेचने के लिए निजी मंडियों तक पहुंच बनाई जाए। अभी तक जो फसलें बेची जाती थी किसान एपीएमसी के थ्रू ही देती हैं, यानी इसे कृषि उपज बाजार समितियां कहते हैं, उनमें सुधार किया जाए ताकि निजी क्षेत्र के लोगों को भी मंडी जोड़ा जा सके, इनाम आदि को जोड़ा जा सके। वायदा कारोबार को अपनाने की बात की गई है। कहा गया है कि 2014 से जो आलू के मार्केट में वायदा बाजार बंद है उसको पुनः शुरू किया जाए और प्याज के मामले में शुरू किया जाए, जिससे कि एक किसानों को एक स्टेबल आय मिलेगा और दूसरे निजी क्षेत्र उसके लिए स्टोरेज आदि के लिए भी कोशिश करेंगे।
भंडारण और अवसंरचना विस्तार करना पड़ेगा कि चरम उत्पादन के दौरान जैसे होता है, ज़्यादा होता है तो नुकसान हो जाता है, उसके लिए क्या है कि भंडारण की व्यवस्था हो। इसमें ये कहा गया कि आलू के लिए जो स्टोरेज है वो उत्तर प्रदेश में केंद्रित है, प्याज के लिए जो स्टोरेज है वो महाराष्ट्र में केंद्रित है, बाकी जगहों पर नहीं। तो इसलिए एक विकेंद्रीकृत स्टोरेज प्रणाली भी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि इन सभी के स्टोरेज की व्यवस्था की जा सके, ताकि अति उत्पादन में किसान वहाँ पर रख के बचा सके। और साथ ही में ये भी करना है कि प्रसंस्करण और उत्पादकता भी बढ़ानी है, यानी जो फसल है उसकी उत्पादकता भी बढ़ाओ और उनकी प्रोसेसिंग भी करो ताकि उनकी लाइफ बढ़ जाए। इसके लिए लोगों को प्रोसेस्ड फूड की तरफ भी आकर्षित करने की बात की जा रही है। और इन सब का उद्देश्य क्या है कि जो आपूर्ति एवं व्यवधान है उनको कम किया जा सके, जिसके कारण सप्लाई चेन बेहतर हो सके और जो ये समस्याएं हैं मौसमी कमी ज़्यादा, उसका लाभ उसका उठाया जा सके, उत्पादकों को बेहतर दाम मिल सके। क्योंकि जैसे देखिए जिनकी सप्लाई चेन बेहतर है, दाल की बेहतर है, अंडे की बेहतर है या दूध की बेहतर है, अनाज की बेहतर, उसमें 70-80% तक किसानों को उत्पादन जो उपभोक्ता चुकाता मिलता है। लेकिन इन फसलों में 33% ही किसानों के पास जाता है, बाकी जो है बिचौलियों के पास चला जाता है। तो ये जो महंगा है इसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा होगा। अगर आप 100 रुपये किलो टमाटर दे रहे होंगे तो किसान को बमुश्किल 20 से 30 रुपये ही मिल रहा होगा, बाकी सब थोक और फुटकर जो है विक्रेता के जेब में चला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरबीआई कह रही है और आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, चलिए आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, चर्चा में रहे भारत कनाडा के मध्य संबंधों के में ऐतिहासिक कड़वाहटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि भारत कनाडा के बीच जो ऐतिहासिक कड़वाहट रहा है, तो भारत के परमाणु परीक्षणों को लेकर कनाडा विरोधी रहा है क्योंकि उसका मानना था कि भारत ने उसे इस मामले में धोखा दिया है। ठीक है, ये तो सही है। 80 के दशक से ही कनाडा की सरकार खालिस्तानी चरमपंथियों की पनाहगार रही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर जो है सी है। दूसरा है, कनिष्क विमान बम कांड से जुड़े तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। यह हादसा 23 जून 1985 का हुआ था, बिल्कुल ठीक है। यह बम कांड में खालिस्तानी उग्रवादी तलविंदर सिंह परमार की संलिप्तता थी, ठीक है। उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन से जुड़ा आतंकवादी हमला था, यह भी सही है। कनाडा सरकार द्वारा इसके जांच में सख्ती बरती गई थी और इसके दोषियों को कड़ी सजा दी गई थी। आज तक जांच नहीं पूरी हुई है और इसके दोषियों की सजा तो एक को तो भारत में आके मारा गया था पुलिस की गोली से, और एक और कहीं भी मारा गया है। तो ये लास्ट वाला प्रश्न स्टेटमेंट है गलत है। तीसरा है, चर्चा में रहे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस या थार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसे इजराइल और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस प्रणाली का उत्पादन मॉडल परीक्षण के दौरान आने वाले लक्ष्यों को रोकने में कभी असफल नहीं हुआ। तो ये बात दूसरा सही है। पहला, ये संयुक्त उद्यम नहीं है, ये अमेरिका की खुद की अपनी है, उसकी अपनी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर केवल बी होगा। चौथा है, चर्चा में रहे इजरायली बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली में से कौन सा उसकी क्षमता के साथ सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ इजराइल रक्षा प्रणाली है, दूसरी तरफ उसकी क्षमता है, देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, एरो सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। ये 2400 किलोमीटर तक को रोकने में सक्षम होता है एंटी डेविड स्लिंग मध्यम दूरी की मिसाइल खतरों से रक्षा करता है, ये भी सही है। आयरन बीम लक्ष्य को नष्ट करने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है, ये भी सही है। तो ये तो गलत होगा। आयरन डोम मध्यम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, ये बहुत ही छोटे मिसाइलों, छोटे दूरी की, मध्यम रेंज में भी वो बैलिस्टिक मिसाइल आ जाती है 1000 से 3000 किलोमीटर तक की। तो ये मध्यम रेंज की नहीं, ये बहुत ही छोटी दूरी की 50 किलोमीटर 10 से 50 किलोमीटर तक के जो रॉकेट और इस तरह के हैं उनके उस तरह के एरियल चीज़ों से ये रक्षा करता है, इसलिए ये आंसर जो है डी सही नहीं है। पांचवा है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई द्वारा अपने मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति के संदर्भ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का हिस्सा लगभग 1/3 है, ये गलत है। लगभग आधा है, यानी 45.6%, इसलिए इसका आंसर केवल 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नोट्स बनाइए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।